विगत कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अनेक प्रकार की चर्चा वार्ता चल रही है। मीडिया में भी चल रही है। जो राजनीति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं वे तो कर ही रहे हैं। वहाँ की राजनीति किस करवट बैठेगी इसकी भी चर्चा की जा रही है। एक बात बहुत तय है कि सैद्धांतिक रूप से नीति, राजनीति और कूटनीति का जो अर्थ और प्रयोजन है वह समय और स्थान के संदर्भ में बदलता है और इस कारण विगत 50 वर्ष से महाराष्ट्र की राजनीति और शरद पवार के समीकरण को संदर्भ लेकर अगर चर्चा किया जाए तो यह प्रतीत होता है हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसके विवेचन विश्लेषण में या इसके निर्णायक स्थिति में पहुंचने के बजाय हम केवल इस पर विचार करें कि महाराष्ट्र की राजनीति और शरद पवार का समीकरण, इस समीकरण में शरद पवार जी की स्थिति कब, कहां, कैसे, कितनी महत्वपूर्ण रही है और शरद पवार जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीति में लक्ष्य प्राप्ति का साधन और तरीका और अपना समय के संदर्भ में अपने स्थिति में बदलाव आदि जो भी उनके गुणा गणित रही है, उस गुणा गणित में अब तक के वे सर्वाधिक सफल राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र की राजनीति में विगत 50 वर्षों से रहे हैं। लेकिन पहली बार प्रतीत हो रहा है कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में असफल साबित हो रहे हैं और असफल साबित होने का पहला कारण है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी विचारधारा का प्रभाव और महत्व बढ़ा है जिसका राजनीतिक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के हाथों में है। जहां कूटनीतिक रणनीतिक रूप से चुपचाप बड़े से बड़ा दांव खेलने में माहिर नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं फ्रंट पर आकर किसी भी स्तर पर जाकर किसी भी चीज को सफलतापूर्वक फेस करने, सामना करने की जो अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ता, साहस और उसके पीछे का जो मानसिक संतुलन है, इसको बनाकर उसको फेस करने की जो रणनीति है उसमें माहिर अमित शाह जी हैं। शांत स्वभाव से उस समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के सहयोगी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और इनका जो समूचा तंत्र है, पहला एक ऐसा कारण है कि शरद पवार जी इनके सामने झुकने की मजबूर परिस्थिति उनकी बनी है। दूसरा कारण है कि उन्हीं के महत्वाकांक्षा को अंगीकार करते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए उनके भतीजे अजीत पवार उसी मार्ग पर चलने लगे हैं। इस कारण उनके फेल होने का दूसरा कारण दिखता है। तीसरा कारण है कि वे स्वयं अपनी राजनीतिक विसात को बिछाने, सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक गए हैं। ये तीसरा बड़ा कारण है और चौथा बड़ा कारण है उनकी अवस्था, आयु और स्वास्थ्य। तीसरे कारण पर पहला कारण तो राजनीति को जैसे हैंडल करना है, जैसे चलाना है, जैसे देखना है, सत्ता, विचारधारा और संगठन की दृष्टि से उससे भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व देखेगा। वो सक्षम और योग्य नेतृत्व है। इसको शरद पवार जी या किसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा वर्तमान परिस्थिति में। दूसरा, अजीत पवार के साथ इनकी जो तीसरी रणनीति थी, निर्णय लेने की अक्षमता, उसके कारण ये घटना घटित हुई। वास्तव में चाहिए यह था कि इनको अपने राजनीतिक गतिविधियों, कार्यक्रमों, लक्ष्यों का उत्तरदायित्व, उसका जो उत्तराधिकार है उसको इनको अजीत पवार जी को देना चाहिए था। अपनी जो इन्होंने संपदा इकट्ठा की है, जो इनके पास ऐश्वर्य और वैभव है, धन है, कल कारखाने हैं, वह सब कुछ उसका उत्तराधिकार इनको सुप्रिया सुले जी को देना चाहिए था। और सुप्रिया सुले जी को देकर
यह शरद पवार, अजीत पवार और सुप्रिया सूले के बीच समन्वय और साहचर्य बना सकते थे। कह सकते थे कि आवश्यकता पड़ने पर अजीत पवार इनको सहयोग करेंगे, सत्ता के गलियारे में सहयोग करेंगे, इनको राज्यसभा आदि देंगे, इनको प्रतिष्ठा देंगे, इनको सम्मान देंगे, इनको आदर देंगे। और सुप्रिया सूले से कहना चाहिए कि अगर आवश्यकता पड़े तो इनको आर्थिक मदद दीजिए, अन्य प्रकार का सहयोग करिए। इन दोनों की समन्वय और साहचर्य को इनको अपने अंतिम समय में बनाना चाहिए था। यहां यह करने में चूक गए हैं, जिसके कारण अजीत पवार की वही महत्वाकांक्षा उसी वायुमंडल में, उसी पर्यावरण में जिसमें इन्होंने खेल अपना गणित खेला है, उसी से पले बढ़े सर अजीत पवार को अवसर लगा कि उसी दिशा में वो भी चले जाएं। चौथी जो स्थिति है, इनके स्वास्थ्य और आयु का, उस पर किसी को कोई बस नहीं है। लेकिन अब गेंद इनके हाथ से निकल चुकी है तो यह भी तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को उसके नेतृत्व की योग्यता के कारण, उसका वायुमंडल होने के कारण प्राप्त होगा। और स्वाभाविक रूप से उसी कारण अजीत पवार भी उस दिशा में उन्मुख होंगे, उस दिशा में उनका झुकाव बनेगा। इस नाते महाराष्ट्र की राजनीति का यह निर्णायक सत्य है। कल्पना लोक में जाकर कोई कुछ भी मूल्यांकन करे, यह कोई मूल्यांकन करे कि शरद पवार जी का जाने का, उनके कमजोर होने का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की लोग को ही लेकर इन्होंने जितनी रणनीति खेली है, बाहर का रास्ता देखा है, अलग पार्टी बनाई है, सोनिया गांधी के खिलाफ मुहिम छेड़ा है, अन्य प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां जो इन्होंने किया है वह कांग्रेस के विरुद्ध ही किया है। कांग्रेस के पास इनकी सामर्थ्य और ताकत शिफ्ट होगी, ऐसा संभव नहीं है। शिवसेना अपने झंझावातों से खुद ही उलझी हुई है, वहां ये शिफ्ट हो ये संभव नहीं है। अजीत पवार, सुप्रिया सूले में इतनी दरार पड़ चुकी है कि अब उनका कोहेरेंस और समन्वय बनना संभव नहीं है। और अब इन लोगों के पास ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है कि शरद पवार जी जैसा राजनीतिक, आर्थिक या अन्य प्रकार का वायुमंडल खड़ा कर सकें। इसलिए इन सब के आलोक में हमको चीजों को देखना चाहिए। मैं जब इन सब बातों को कह रहा हूं तो यह कतई नहीं कह रहा हूं कि शरद पवार जी बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे थे या बुरे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजीत पवार जी अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रिया सूले अच्छे हैं या बुरी हैं। लेकिन यह मैं जरूर कह रहा हूं कि वहां की परिस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय और उसके समन्वय, उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाला राज्य का नेतृत्व वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान जरूरतों, देश और समाज की आवश्यकता के अनुरूप सही दिशा में जरूर है। इसको किसी को भी ठीक प्रकार से स्वीकार करना पड़ेगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और उससे देश और दुनिया के बाहर का वातावरण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसको भी हम सबको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति चाहे जिस भी करवट बैठे, लेकिन वो ऐसे करवट जरूर बैठने वाली है कि जहां से उसका पाचन तंत्र और भी अधिक मजबूत होगा, उसको सुखद क्रिया करने, सुखद नींद लेने का अवसर प्राप्त होगा। यदि राजनीति जैविक तंत्र है तो इस जैविक तंत्र को हमको इसी रूप में देखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।